प्यारे बच्चों, नाइन्थ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में और उसमें एनिमल टिश्यू, और स्पेशली हम आज जो टॉपिक है जिस पर अपन चर्चा करेंगे उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू, यानी एनिमल बॉडी के अंदर इस एपिथेलियल टिश्यू का मेन वर्क जो है वो क्या है, इस अपनी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करना है ना। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी, है ना। ये जो एपिथेलियम जो होती है जिसको अपन स्किन कहते हैं, है ना, मोस्टली स्किन की बात होती है यहाँ पर। तो एपिथेलियम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स और जो कैविटीज़ है, जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी है, चेस्ट कैविटी है ना, इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं और उनको और कैविटीज़ को ये कवर करती है, चारों तरफ से इसको घेर के रखती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है ना। इट आल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट्स, है ना, सेपरेट, यानी कि ये क्या करती है कि जो बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम हैं, है ना, उनको सेपरेट करती है और उनके बीच में एक बैरियर, है ना, एक बैरियर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। द स्किन, है ना, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, है ना। ये सभी जो ऑर्गन्स होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं। ठीक है। इसके साथ ही कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ बता रखे हैं, देखें आप। नंबर 1 स्किन है, दूसरा लाइनिंग ऑफ माउथ है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, और लंग्स की जो एल्वोलाई है उसकी, और किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सभी एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं। इसके साथ ही एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। ठीक है, ये कंटिन्यूअस शीट बनाती है। ठीक है। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंट्रासेल्यूलर स्पेस। इसमें एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो इनको टाइटली पैक्ड रखता है और इनके बीच में किसी तरीके का इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। और इसके साथ ही एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट अक्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम, यानी किसी भी मटेरियल को बॉडी के अंदर एंटर होना है या उसमें से आउट होना है तो उसको कम से कम एक लेयर, एपिथेलियम की एक लेयर से तो उसको क्रॉस होना ही पड़ेगा, है ना। एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस एपिथेलिया या एपिथेलियम जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, है ना, वो भी किस किस के बीच में एक्सचेंज करना, बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड आल्सो बिटवीन पार्ट ऑफ द बॉडी। और रिगार्डलेस ऑफ द टाइप all epitheliums regardless the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane, यानी कि ये जो एपिथेलियम जो होती है वो एक दूसरे से मतलब सेपरेट होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के हिसाब से ये एक दूसरे से सेपरेट होती है। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, दैट कोरिलेटेड विथ देयर यूनिक फंक्शंस, है ना। आपको यहाँ पर फिगर 6.9 के अंदर, ये फिगर 6.9 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.9 A, B, C और D, है ना। 6.9 डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलिया टिश्यू। तो इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे इनके बारे में कि अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या क्या काम आती हैं। तो डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड कोरिलेट विथ देयर यूनिक फंक्शंस, है ना। इनके क्या क्या फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इन सेल्स लाइनिंग, है ना, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वोलाई,
है ना। अपन बात करते हैं, एक तो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है और जो लंग्स की जो एल्वोलाई है उनका, तो वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस, है ना। तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी ब्लड वेसल्स के अंदर और इनमें, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सरफेस के थ्रू होता है। देयर इज़ अ सिंपल, वहाँ पर किस टाइप की सेल्स होती है वो देखेंगे या किस टाइप के टिश्यू होते हैं। देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड, है ना, ऑफ एपिथीलियम। तो वहाँ पर जो एपिथीलियम होगी, हमने पहले ही पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर एपिथीलियम मिलेगी आपको। तो अभी अपन बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स की और दूसरा लंग्स की जो एल्वोलाई है उसकी। तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है या एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस के थ्रू होता है। और ये जो है किस तरीके की होती है कि सिंपल फ्लैट काइंड की होती है ना। एपिथीलियम की जो शेप और साइज होती है वो सिंपल होती है और फ्लैट टाइप की होती है, जैसा कि आप और इस फिगर 6.9a है ना, इसका नाम है 6.9a। इस 6.9a में आप देख सकते हो। और इस टाइप की जो सेल्स होती है एपिथेलियल सेल्स, उसको अपन स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना। स्क्वेमा मीन्स स्केल ऑफ स्किन, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके। और ऐसी जो सेल्स होती है उनको अपन, या ऐसी जो टिश्यूज़ होते हैं उनको अपन सिंपल एक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के नाम से या सेल्स के नाम से जानते हैं। अब इनका क्या है देखें आप, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, है ना, ये पतले थिन होते हैं और फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, है ना। ये जो है बहुत ही थिन होती है और एक डेलिकेट लाइनिंग, है ना, फ्लैट और डेलिकेट लाइनिंग का ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा द ईसोफेगस, है ना, और भी कहाँ पर मिलेंगे ये, द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विथ स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो अभी अपन ने बात की एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर, सेकंड अपन ने देखा एल्वोलाई, और थर्ड जो है वो ईसोफेगस है जो अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक है, उस डाइजेस्टिव ट्रैक में बकल कैविटी से लेकर के जो स्टोमक है वहाँ तक का जो पार्ट है उसको ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो वो ईसोफेगस और तीसरा जो है बताया यहाँ पर, क्या बताया देखिए, esophagus and the lining of mouth are also covered with squamous epithelium. Okay, the skin which protects the body is also made of squamous epithelium. हमारी जो बॉडी की जो स्किन है वो भी इसी तरीके की स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। स्किन epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear, है ना। तो अभी अपन के जो ये स्किन है ना, ये स्किन आप एक ही लेयर ना समझे, इसमें कम से कम 2 लेयर्स तो होती है ना, इन आउटर स्किन एंड इंटरनल स्किन। तो ये इस तरीके से अरेंज रहती है। एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, ताकि क्या हो कि कट वगैरह नहीं लगे ज़्यादा, है ना, ज़्यादा हमारी स्किन में कट फट नहीं लगे, वियर तोड़ फोड़ से बचने के लिए इस तरीके से 1 to 1 या 2 जो है इसकी लेयर होती है। आप देखेंगे जब डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो ये आउटर स्किन को कट करते हैं, उसके बाद इनर स्किन को कट करते हैं, फिर इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं। ओके, सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, इस तरीके से ये एक पैटर्न के रूप में एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती है। इन एपिथेलियम इज कॉल्ड, है ना, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इस तरीके से जब ये एपिथेलियल सेल्स जो होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स इस तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है तो एक पैटर्न के रूप में, तो ऐसी जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसको अपन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। आप फिगर 6.9 में बी में देखेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना, 6.9 बी, इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, फिर है वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स, है ना, एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन और टॉल एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट। यानी कि अब आप अपन बात कर रहे हैं कि जहाँ ऐसी जगह या बॉडी का ऐसा पार्ट जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है ना,
तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन मोस्टली कहाँ होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या पाचन तंत्र है उसका जो इनर लाइनिंग है ना, उसमें भी कौन सा, इंटेस्टाइन है ना, छोटी आंत या इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसकी जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर इस तरीके की टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती है ना। दिस कॉल्यूमनार मीनिंग पिलर लाइक है ना, आप इसमें देख सकते हैं फिगर। कॉल्यूमनार का अर्थ होता है पिलर जैसी, जैसे अपने पिलर होता है ना उस तरीके की। तो दिस कॉल्यूमनार एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर है ना। एपिथेलियल बैरियर के अंदर ये जो है मूवमेंट जो है करवाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यूज आल्सो हैज़ सीलिया है ना। ये पहली बात तो अपन करते हैं कि इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, इनर वॉल उसकी लाइनिंग है वहाँ पर ये मिलेगी है ना, कॉल्यूमनार। और इसके अलावा जो इसमें बताया है रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, उसमें भी इस तरीके की कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू जो है आपको मिलेंगे। आप फिगर 6.9D के अंदर देख सकते हैं, यह कॉल्यूमनार या सीलिएटेड, इसमें सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये कॉल्यूमनार कॉलम शेप्ड होती है, इसलिए इसको अपन कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू के नाम से भी पुकारते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि एपिथेलियल facilitates movement across the epithelial barrier in the respiratory tract and the columnar epithelial tissue also has cilia है ना। इनके अंदर सीलिया भी होते हैं। अब ये सीलिया क्या होते हैं, यानी कि इन सेल्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। अब सीलिया क्या होता है देखें आप, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल्स के ऊपर होते हैं। तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपन सीलिया के नाम से पुकारते हैं है ना। तो द विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के बाहर ऊपर की तरफ ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। दिस सीलिया कैन मूव, ये है ना मूवमेंट कर सकते हैं, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट है ना। ये इस म्यूकस को आगे की तरफ मूवमेंट करवाते हैं या इसको पुश करते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम है ना। ऐसी जो एपिथेलियल सेल्स होती है जो कॉलम शेप्ड की होती है और उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, और इसको अपन कॉल्यूमनार सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम के नाम से पुकारते हैं है ना। तो मोस्टली ये अभी बताया ना आपको कि इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर ये पाई जाती है या मिलेगी आपको है ना। फिर आती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, जैसा कि आप फिगर 6.9C के अंदर देख सकते हैं, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप्ड है ना सेल्स, इसको क्यूबॉइडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो है वो क्यूब शेप है ना, क्यूब जैसी है। तो फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स है ना, ये जो होती है वो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं है ना, उनका जो है लाइनिंग जो है ये बनाती है। ठीक है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जो है वो कहाँ मिलेगी, एक तो किडनी की जो लाइनिंग है वहाँ पर, और सैलिवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं उनमें आपको मिलेगी है ना। तो वेर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इनका काम क्या है वहाँ पर, ये उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन है ना, ये इसमें कुछ स्पेशली कुछ करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं है ना। तो क्या होता है कि एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर्ड एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स है ना, ये ग्लैंड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, विच कैन सिक्रीट सब्सटेंसेज, ये क्या करती है सब्सटेंसेज को सिक्रीट कर सकती है ना। एट द एपिथेलियल सरफेस के ऊपर ये सब्सटेंसेज सिक्रीट करने का काम भी करना स्टार्ट कर देती है। ओके, किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। ओके,
तो सम टाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, है ना। कभी कभी ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं इनका जो कुछ पोर्शन जो होता है अंदर की तरफ इनवर्ड जो है ये फोल्ड हो जाता है, एंड अ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड इज फॉर्म, और उससे क्या बनता है, एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बनता है। और ऐसी जो सेल्स होती है उनको अपन, है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से पुकारते हैं, है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तो इस तरीके से ये 4 प्रकार की एपिथेलियम सेल्स हो गई, है ना, जिसके बारे में अपन ने बात की थी। अब बात आती है कनेक्टिव टिश्यू की बारे में, है ना। अभी तक अपन ने एपिथेलियम टिश्यू की बात की थी। 4 तरीके के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, कौन कौन से कहाँ किस किस प्लेस में मिलेंगे ये आपको पता रखना है, क्योंकि इसके बारे में मोस्टली बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का अर्थ होता है जो एक 2 पार्ट को या 2 ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, उसको अपन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, है ना। और उसका पहला एग्जाम्पल जो है अपन ने पहले पढ़ लिया था, जिसको अपन ने नाम दिया था ब्लड, है ना। ब्लड क्या करता है, 2 सेल्स को या बहुत सारे 2 बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कोई भी आपको पूछे कि कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए, तो आपको एग्जाम्पल देना है ब्लड, है ना। और भी है, और भी अपन आगे पढ़ेंगे। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। इस ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, और इसका क्लू जो है अपन ने चैप्टर के फर्स्ट में ही पढ़ लिया था, क्योंकि ये 2 ऑर्गन्स या 2 सेल्स को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली, है ना, स्पेस्ड। अब इन कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है उसके कुछ करेक्टर्स हैं, यहाँ बता रखे हैं कि जो इनकी जो सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की, एक तो वह लूज होते हैं, और इनके बीच में स्पेस्ड, है ना, जगह बहुत सारी होती है, स्पेस होती है 2 सेल्स के बीच में, और एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, यानी उसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं या फैले रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, है ना। और ये मैट्रिक्स क्या है, द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक। मैट्रिक्स इसमें कैसा हो सकता है कि जो जिस मटेरियल के अंदर ये एम्बेडेड रहते हैं वो मटेरियल या मैट्रिक्स जिसको अपन कह रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स किस टाइप की होती है कि मैट्रिक्स में भी हो सकता है जेली लाइक भी हो सकता है ना, फ्लूइड जैसा भी हो सकता है, लिक्विड जैसा, और इसके अलावा डेंस भी हो सकती है ना, और इसके अलावा रिजिड, दृढ़ भी हो सकती है ना, कठोर भी हो सकती है ये मैट्रिक्स, है ना। अभी आगे आएगा कि कहाँ कहाँ पर ये ऐसे ही जो है सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे अभी अपन। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस, है ना, विथ द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो ये जो नेचर जो है मैट्रिक्स की वो अलग अलग होती है ना, और ये उसके ऊपर निर्भर करती है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किसके साथ तालमेल बिठा रहा है। कॉन्कॉर्डेंस का अर्थ होता है तालमेल या सामंजस्य बिठाना, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स, है ना। मैट्रिक्स की जो नेचर होती है कि वो जेली लाइक है, फ्लूइड है, डेंस है या रिजिड है ना, इसकी जो ये अलग अलग होती है किसके ऊपर, इन कॉन्कॉर्डेंस विथ द फंक्शंस, है ना, ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, कि वो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या काम कर रहा है या किसके साथ ये तालमेल बिठा रहा है या सामंजस्य में है या किस किस चीज़ को ये कनेक्ट कर रहा है, उस पर उसके आधार पर ये मैट्रिक्स की जो नेचर है वो डिफरेंट टाइप की होती है। यहाँ एक्टिविटी 6.4 दे रखी है कि टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल प्रेजेंट इन इट, है ना, अंडर अ माइक्रोस्कोप, है ना। ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, उन सेल्स को आप एक ब्लड की जो छोटी सी ड्रॉप लेकर के उसके अंदर उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, इसमें भी हैं, देखें फिगर 6.10 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज ए है टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, फिर है कॉम्पैक्ट बोन और हाइलिन कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, है ना। इनके बारे में अभी अपन बात करेंगे, ये चारों चीज़ें यहाँ आएगी। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू टाइप ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड के ऊपर बात करते हैं। तो आप देखेंगे ब्लड में डिफरेंट वाइट ब्लड कार्पल्स जिसको अपन बोल रहे हैं, है ना, जिसको कार्पल्स ये जिसको अपन WBC के नाम से जानते हैं। तो ब्लड के अंदर आपको 2-3 चीज़ें मिलेगी, एक तो रेड ब्लड कार्पल्स, है ना,
और वाइट ब्लड कार्पेल्स जिसको WBC और रेड ब्लड सेल्स को या कार्पेल्स को अपन RBC के नाम से पुकारते हैं। और इसके अलावा प्लाज्मा भी होता है इसके अंदर, और ब्लड प्लेटलेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लड की। तो ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स, है ना, कॉल्ड प्लाज्मा। यानी ब्लड का अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो जेली लाइक नहीं होती है, बल्कि ये जो है वो फ्लूइड या लिक्विड जैसी होती है। आपने ब्लड देखा होगा, बिल्कुल लिक्विड शेप का होता है, बिकॉज यहाँ इसमें जो मैट्रिक्स होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, फ्लूइड लाइक होती है ना, वाटर या लिक्विड शेप की लिक्विड फॉर्म में होती है। तो यहाँ आप देखेंगे ब्लड हैज़ अ फ्लूइड या लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, और इस मैट्रिक्स को अपन पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, है ना, जिसको अपन प्लाज्मा कहते हैं। और इसमें इन विच रेड ब्लड कार्पल्स, है ना, और एंड वाइट ब्लड कार्पल्स WBCs और RBCs एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, है ना, इसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं क्या क्या, एक तो RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लाज्मा जो है वो किसका बना होता है, जिसको अपन मैट्रिक्स कह रहे हैं, ब्लड की मैट्रिक्स। तो द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। इस प्लाज्मा के अंदर जो है वो प्रोटीन होता है, सॉल्ट होते हैं और हार्मोन होते हैं। ओके, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस। इस ब्लड का वर्क क्या है कि एक तो ये फ्लो करता है ना, बहता है अपनी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर, है ना, हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अदर पार्ट टू हार्ट, और उसके बाद लंग्स, इस तरफ ये फ्लो होता रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, ये फ्लो होता है और गैस को ट्रांसपोर्ट, गैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड अमोनिया, इसको ये एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके अलावा ये डाइजेस्टेड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल को भी ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ये ट्रांसपोर्ट करके उसको एक्सक्रीशन साइट तक ले जाने का काम भी ब्लड करता है, ठीक है। तो ब्लड का मेरे बारे में अपन ने बात की थी कि ब्लड है वो लिक्विड, इसके अंदर मैट्रिक्स जो होती है वो लिक्विड शेप की होती है, और RBC, WBC और प्लेटलेट्स इसमें मिलेंगे, और इसका क्या वर्क है वो भी अपन ने बात की थी। अब आता है बोन। बोन जो है जिसको अपन हड्डी बोलते हैं, हड्डियाँ, है ना, ये भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, है ना। बोन क्या करती है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करती है। अगर आप देखो कि अगर ये बोन नहीं हो तो शायद हम मांस का एक लोथड़ा होते हैं ना, एक मतलब समझ लो कि अगर आप बोन नहीं होती तो आपकी बॉडी का जो मांस है या मीट है जो भी है ना, वो किस तरीके से अरेंज होता है ना। तो ये बोन जो है हमारे को एक सपोर्ट करती है, एक फ्रेमवर्क का को फॉर्म करती है, उसके ऊपर अपने जो अदर पार्ट्स वगैरह अटैच रहते हैं। इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है ना। ये जो बोन होती है वो क्या करती है, आश्रय देती है। एंकर, एंकर का अर्थ होता है एंकर का अर्थ होता है सहारा देना या आश्रय देना। तो बोन्स जो होती है वो मसल्स और ऑर्गन्स को सहारा देती है, और हम बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, सहारा देती है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, है ना। ये आप देख सकते हो कि बोन जो होती है वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है ना। व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बोन फंक्शन, है ना। तो शायद इसी स्ट्रॉन्गनेस के कारण ही हम किसी भी वर्क को करते हैं तो इजीली हम कर पाते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी बोन है उसका नाम है फीमर, जो अपनी इस फीमर जो अपने घुटने से ऊपर और इस पेल्विक रीजन के अंदर होती है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। और बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स, है ना। देखिए आप यहाँ पर जो बोन जिसको अपन ने कनेक्टिव टिश्यू कहा है, तो इसमें भी मैट्रिक्स मिलेगी आपको, लेकिन इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड होती है। ओके, और बोन सेल्स जो होती है इसी हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहती है,
और ये जो हार्ड मैट्रिक्स बनती है वो कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से बनती है ना, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। ओके, तो इस तरीके से आपको अब सेकंड ऑप्शन आपको पता चल गया कि इस हार्ड मैट्रिक्स बॉन में होती है ना। लिक्विड मैट्रिक्स जो होती है वो ब्लड में होती है, ठीक है। इसी के साथ ही two bonds can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament। ये आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी ये जो होते हैं ना अपने कंपटीशन होते हैं साइंस के और इसमें, तो दो बॉन्ड्स को कनेक्ट करने वाला है ना। जैसे अपने ये आप देखो कि ये जो हिंग जॉइंट है ना, जिसको अपन नी के जॉइंट बोलते हैं, घुटनों के जॉइंट और ये अंगुली के है ना, फिंगर्स के जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है इन दो बॉन्ड्स को एक दूसरे के साथ जॉइंट हो रहा है। तो ये टू बॉन्ड्स जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट हैं, तो ये इन जिस टिश्यू से ये जॉइंट होते हैं है ना, उनको अपन लिगामेंट के नाम से पुकारते हैं। सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स इज नोन एज सच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज लिगामेंट, है ना। आप इसमें देख सकते हैं टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कॉम्पैक्ट बॉन्ड, है ना। इस कॉम्पैक्ट बॉन्ड जो फिगर 6.10 बी जो है उसमें आप देख सकते हो, उसमें बी में तो बोन सेल्स के बारे में ऑस्टियोसाइट, है ना, इसको अपन ऑस्टियोसाइट के नाम से भी पुकारते हैं बोन सेल्स को, बोन सेल्स और ऑस्टियोसाइट्स। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो दो बोन्स को जोड़ने का जो काम है वो लिगामेंट का है, ठीक है। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, ये बहुत ही इलास्टिक होते हैं इसीलिए तो ये फ्लेक्सिबल है। आप देखो कभी तो खींच जाते हैं और जब कभी ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो अपन देखा हैंड के अंदर जब रिलैक्स होते हैं तो हैंड अपने किस तरीके से रहते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हैंड को अपने इस मतलब चेस्ट के पास में लाने की एबिलिटी ये रखते हैं। तो इस तरीके से अपन देखते हैं इलास्टिक होते हैं। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, है ना, इनकी मजबूती जो होती है वो कंसिडरेबल होती है। और लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, है ना, इसमें मैट्रिक्स बहुत ही कम होती है। एंड कनेक्ट बोन विथ बोन, इस बोन को बोन से ऐड करने का काम करते हैं, है ना। टेंडन, अब टेंडन एक और हैं, देखें आप लिगामेंट की बात की थी अपन ने, अब टेंडन की बात करते हैं। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बोन को बोन से जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट है। और टेंडन का जो काम है वो मसल्स को बोन्स से जोड़ता है ना। तो टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। तो फर्स्ट हो गया ब्लड, दूसरा हो गया बोन, तीसरा हो गया लिगामेंट और चौथा हो गया टेंडन। तो टेंडन का काम क्या है, बोन को मसल्स से जोड़ना या उसको ऐड करना, है ना। तो टेंडन्स आर फाइब्रस, टेंडन्स कैसा होता है, फाइब्रस होते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू है विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। ओके, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, अब एक और कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है कार्टिलेज, है ना। हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल, इसके अंदर बहुत सारी, इस दो सेल्स के बीच में बहुत सारी जगह होती है। दस सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स, तो यहाँ जो आप देखेंगे कार्टिलेज जो होती है उसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो सॉलिड होती है और ये प्रोटीन और शुगर से बनती है। कार्टिलेज स्मूथ, है ना, स्मूथेन्स बोन सरफेस एट जॉइंट एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। ये क्या करती है कि जहाँ पर दो बोन जुड़ती है उस जगह पर ये कार्टिलेज मिलेगी आपको। तो ये उस बोन को क्या कर देती है, स्मूथ कर देती है ना। और स्पेशली ये जो है कार्टिलेज कहाँ पर मिलेगी आपको, एक तो नोज़ में, है ना। नोज़ की जो आगे वाला जो टिप है, जिसको आप देखो, इसको घुमाओ, ऐसे फोल्ड करो, इजीली फोल्ड हो जाता है। ईयर जो है ना, अपने कान की जो है, जिसको कान की पपड़ी कहते हैं ना, आपकी मदर वगैरह कोई भी इसको पकड़ लेती है ना, टीचर्स वगैरह पकड़ लेते हैं कभी कभी। तो ये जो है ना, ये फोल्ड हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है, तो ये स्पेशली कार्टिलेज के बनते हैं। ओके, उसके बाद है ट्रेकिया, ये जो अपन ट्रेकिया और लैरिंग्स जो है, जो अपने इस थ्रोट के अंदर है ये, तो यहाँ पर भी ये कार्टिलेज के बनते हैं। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म,
है ना। आप देखेंगे आर्म और इस कार्टिलेज में क्या फ़र्क है कि बोन जो होती है वो फोल्ड नहीं हो सकती, बट कार्टिलेज जो है वो इजीली फोल्ड हो जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों टिश्यू में, बोन और कार्टिलेज में, वो आप अच्छे से समझ सकते हो। अब एक और कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है एरियुलर, है ना, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ये कहाँ पर होता है, देखें आप, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, है ना। स्किन और मसल्स के बीच में ये आपको एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ मिलेंगे, और नर्व्स, है ना, नर्व के चारों तरफ भी ये आपको मिलेंगे। इसके साथ ही जो बोन मैरू होता है ना, बोन मैरू जो हड्डियों के बीच में एक होलो स्पेस होती है, उसके अंदर बोन मैरू होता है ना। तो वहाँ पर आपको ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है मिलेंगे, और इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, है ना, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होती है दो ऑर्गन्स के बीच में, उसको फिल करने का काम जो है वो एरियुलर टिश्यू जो है करते हैं, और ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। इमेजिन करो कि अगर आपके हार्ट के पास में ये एरियुलर टिश्यू नहीं होते तो हार्ट इस तरीके से कैसे लटका हुआ होता है आपकी इस चेस्ट कैविटी के अंदर, है ना। ये जो स्टोमक है, वो स्टोमक के पास में अगर ये एरियुलर टिश्यू नहीं होते तो ये स्टोमक के अंदर, है ना, जब आप खाना खाते तो पता नहीं वो किस तरीके से लटक जाता है साइड में, है ना। तो ये दिक्कत होती, पता नहीं दर्द भी करता। तो ये एरियुलर टिश्यू जो होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। और इनकी रिपेयर ऑफ टिश्यू, है ना, टिश्यू को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं, है ना। अब एक और है, देखिए, वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, है ना। हमारी बॉडी जो फैट जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर्ड होती है। फैट जो है वो स्ट्रॉन्ग एडिपोज टिश्यू, है ना, जिसको फैट स्ट्रॉन्ग, सॉरी, फैट जो होता है उसको स्टोर करने का काम जो है वो एडिपोज टिश्यू का होता है। ओके, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन और स्किन के बीच में एक टिश्यू होते हैं जिनका नाम है एडिपोज टिश्यू, और ये एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, इसलिए आप देखो कि आप ज़रूर से ज़्यादा अगर फैटी फूड जो है उसको यूज़ करते हो या खाते हो तो वो आपकी जो ये स्टोमक के ऊपर, जिसको अभी आप स्टोमक बोलते हो ना, ये पेट, है ना, उसके वहाँ पर ये जो थाई है, जंगा जंगा जिसको अपन बोलते हैं, है ना, थाई यहाँ पर, है ना। और इसके अलावा आपका जो ये चिक्स हैं, गाल गाल जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर, है ना। और ये आर्म जो है, भुजाएं, इस जगह पर, है ना, स्पेशली इस स्पेस पर ये जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिपोज टिश्यू मिलेंगे, और ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है, उस फैट को स्टोर करता है। इसलिए जब फैटी फूड को कम से कम यूज़ करना चाहिए, वरना अपन क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और इसका एक यूज़ भी है, देखिए, ऐसी बात नहीं है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, है ना। तो ये एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स से भर जाते हैं या उसको स्टोर कर लेते हैं, और इससे स्टोरेज ऑफ फैट, इस फैट के स्टोर होने से, है ना, हमारे को एक फ़ायदा भी है, इसका यूज़ भी है कि ये हमारे को एक इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। इंसुलेशन का अर्थ होता है कि ये एनवायरनमेंट की जो क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड है, कोल्डनेस है या ठंड है, ठंडक है जिसको अपन कह सकते हैं, एनवायरनमेंट की जो कोल्डनेस है या ठंडक है उससे हमारे को बचाता है। आप देखेंगे कि जो पोलर बियर होते हैं उसके अंदर ये एडिपोज टिश्यू है ना, बॉडी बहुत ही एक्टिव होते हैं। ये क्या करता है कि फैट को उस जगह पर स्टोर कर लेते हैं, इसलिए ठंडे प्रदेश में या कोल्ड रीजन में रहने वाले इन एनिमल्स को ठंड नहीं लगती, है ना। तो स्पेशली आप देखेंगे जो मोटे व्यक्ति होते हैं, है ना, उनमें भी ये एडिपोज टिश्यू जो है बहुत बहुत ही एक्टिव होते हैं, और गर्मी के दिनों में तो वो परेशान होते होंगे, लेकिन ठंड के दिनों में, है ना, वो उनको जो है सूटेबल रहता है, उनको गर्मी ठंड नहीं लगती। ओके, तो इस तरीके से अपन ने ये आज एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की। नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी क्लास लगेगी उसमें अपन मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मेरे को पर्सनल मोबाइल नंबर पर बात कर सकता है या
मैसेज कर सकता है, मैं उसको उसको सही तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।